नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और एक बार मैं फिर से आपके सामने एक फिजिक्स की सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसमें से 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन होंगे। और जो हमारा एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी सभी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मैंने उन जगह से उठाए हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं 1 से लेकर के 15 तक। ब्रीफली इनको पढ़ते हैं ताकि आगे भविष्य में कभी ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे तो हम इन क्वेश्चनों को कभी ना छोड़ें, और एक एक करके विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में इन क्वेश्चनों का आंसर बड़ी आसानी और ईजी तरीके से दें। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमोंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। निम्न में से किस तापमान को परम शून्य तापमान का स्केल कहा जाता है? तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा स्केल है जिस स्केल के अंदर जीरो से कम का तापमान होता ही नहीं है। तो आप लोगों को यदि पता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जीरो से कम का तापमान नहीं होता। तो उसमें सबसे पहला है हमारा सेल्सियस स्केल, बी है हमारा केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल, सी है हमारा केल्विन स्केल और डी है हमारा रैंकिन स्केल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केल्विन स्केल, क्योंकि हम लोगों को पता है जीरो केल्विन से कम का तापमान हो ही नहीं सकता। जीरो केल्विन से कम का तापमान इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। इसी को यदि हम सेल्सियस में देखें तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस, और -273 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान पूरे ब्रह्मांड में हो नहीं सकता। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, but this is temperature is called absolute temperature. But here the question is asked which scale has absolute zero। वो कौन सा स्केल है जिसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो, सबसे कम का तापमान शून्य होता है? देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी गैलीलियो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन की 2 थ्योरी आई थी। सबसे पहली थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए उन्हें नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। अब इसके अलावा आइजैक न्यूटन की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बताया है, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप के बारे में, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या मोशन के कई सारे फैक्ट के बारे में इसने बताया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाई हाउ मेनी टाइम्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस? एक फिक्स दूरी पर दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और उनके बीच में लगने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से कितना ज़्यादा पावरफुल होता है? तो यदि हम बॉडी ये मान लें यदि हम ये पहली बॉडी मान लें और यदि हम ये दूसरी बॉडी मान लें और इन दोनों के बीच का कुछ भी डिस्टेंस हो, तो यदि इन दोनों के बीच का कुछ भी डिस्टेंस होता है तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लगभग हम 1 मान कर चलेंगे। और इन दोनों के बीच में यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी हमारी वो लगभग 10⁻30 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होनी है वो लगभग 10⁻30
तो यदि इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करके हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 10⁻36। देन द करेक्ट आंसर इज 10⁻36। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। परमाणु न्यूक्लियाई की स्टडी करना ये कौन सी फिजिक्स कहलाती है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन बी बायोफिजिक्स, ऑप्शन सी एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्शन सी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यदि हम यहाँ देखें तो हमें एटम के केवल और केवल न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है, और यदि एटम के न्यूक्लियस के बारे में केवल स्टडी करना है तो दिस स्टडी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। बट यदि हम पूरे एटम की स्टडी कर रहे हैं तो पूरे एटम की स्टडी को करना कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स। बट हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ। लंबाई में निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। एक एक करके देखते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर। और लास्ट का रह गया एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज -10 मीटर। तो यदि इन सभी में से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। माइनस में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू रियल में उतनी ही कम। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लीनियर मोमेंटम कैन बी डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। निम्न में से रेखीय संवेग को किस यूनिट या किस इकाई के रूप में मापा जाता है। तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी। मास is calculated in the terms of kilogram and velocity is calculated in the terms of meter per second. Where the correct answer? Option D is correct, kilogram meter per second. Next question number 7. Which of the following is unit of solid angle? निम्न में से solid angle का इकाई कौन सा है। सॉलिड एंगल बोले तो ठोस एंगल, ठोस कोण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो ए है रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। अब यदि हम बात करें स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। एंड मीटर स्क्वायर is the unit of area and pi is not a unit, pi कोई यूनिट नहीं होती। then the correct answer is option B, steradian is the SI unit of solid angle. Next question number 8. nautical mile is equivalent to which of the following। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि यहाँ होना चाहिए हमारा 1 नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से एक नॉटिकल माइल किसके बराबर है। तो आपने पढ़ा होगा नॉटिकल माइल का यूज़ किया जाता है वाटर के सरफेस की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। वाटर सरफेस या हम समुद्रों की लंबाई को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल का। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। और यदि हम 1.852 किलोमीटर को कन्वर्ट करें यहाँ तो 1.852 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दो हैं हमारे। बाकी ये ऑप्शन तो हमारे पहले हो चुके हैं गलत।
तो इन दोनों में देखें तो आपको पता है लास्ट में मीटर दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1.852 इंटू 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? निम्न में से कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? तो मोशन दो टाइप के, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। when the equal distance travel in equal interval of time, या हम बोलें तो when the equal displacement is covered in equal interval of time is called uniform motion, but when the unequal distance travel in equal interval of time is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा इसके अंदर सही आता है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज गलत। unequal displacement in unequal interval, it is also wrong. Equal displacement in equal interval of time, this is the definition of uniform motion, but हमें non uniform के चाहिए unequal displacement in equal interval of time. Then question D is correct. Question number 10, which of these physical quantities will वेक्टर क्वांटिटी? आपको पता है कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और एक दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ही केवल होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि दोनों हो तो वो हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहला हमारा ऑप्शन इसके अंदर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केवल और केवल हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज़ अगेन स्पीड। स्पीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वर्क, यदि हम कोई वर्क करते तो हमारी वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि हमने किस डायरेक्शन में किया है। बट हेयर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आपको पता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा किसी भी बॉडी के सेंटर से सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो ये सेंटर की तरफ एक डायरेक्शन है। किसी भी बॉल को यदि हम अपवर्ड ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो बॉल हमेशा एक ही डायरेक्शन में यानी नीचे और ही भागी हुई आती है, तो उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो है ग्रेविटेशनल की कुछ और उसके साथ हमने कुछ डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है, तो इसी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। देन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो वेक्टर को या दो सदिश राशि को निम्न में से दो सदिश राशि को एक बराबर कब माना जाता है? ऑप्शन ए, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यदि उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन सेम हो तो क्या उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं? ऑप्शन बी, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज रॉन्ग। They have equal magnitude and common initial point, it is also wrong. They have equal magnitude irrespective of the direction, it is also wrong. Then the correct answer is option A, equal magnitude and equal direction is called equal vector. Next question number 12, which of the following is correct about kinetic energy during the projectile motion? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से गतिज ऊर्जा के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, इट इज़ मिनिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ऑप्शन बी, इट इज़ ऑप्शन बी, it is minimum at highest point, it is maximum at highest point, option D, it is minimum at point and reaching the ground। तो आपको पता है किसी भी बॉडी को जब आप नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं और ऊपर से वो नीचे गिरता है, तो ये जो वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी मिनिमम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है हमारी मिनिमम और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी मैक्सिमम। अब इसके अंदर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इट इज़ मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज़ मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, रॉन्ग. ऑप्शन बी, इट इज़ मिनिमम एट द हाइएस्ट पॉइंट, दिस इज करेक्ट. इट इज़ मैक्सिमम एट द हाइएस्ट पॉइंट, रॉन्ग. It is minimum at the point of reaching ground, no. Then the correct answer is option B, it is minimum at the highest point. अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा सबसे निम्नतम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. What are the apparent weight of the person when the elevator is accelerating downward? यदि कोई बंदा किसी लिफ्ट में बैठा है और वो लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही हो तो उस समय उसके भार में क्या इफ़ेक्ट आता है? ऑप्शन ए, इक्वल टू द एक्चुअल वेट, क्या उसका भार जितना है उसे उतना ही फील होता है, या ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, या अपने भार से ज़्यादा, लेस देन द एक्चुअल वेट, अपने भार से कम, या ज़ीरो. देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. जब कोई भी बॉडी किसी लिफ्ट के अंदर नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो तो बॉडी का वेट इंक्रीज़ होता हुआ फील होता है. बट यदि कोई भी ऊपर से नीचे की ओर लिफ्ट में आ रहा हो तो उसे अपने बॉडी की वेट का लेस या कम होना फील होता है. देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेस देन द एक्चुअल वेट. क्वेश्चन नंबर 14. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम्स आर कॉल्ड. किसी भी वस्तु के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए लगने वाले बल को निम्न में से किससे परिभाषित किया जाता है? एवरेज फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स या टेंशन. यदि हम देखें तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों हमारे एक जैसे हैं, मोमेंटम और इम्पल्स. बट हम यहाँ डिफरेंस कर सकते हैं. यदि बहुत ही कम टाइम की बात की जाए तो वो हमारा इम्पल्स होता है. इम्पल्स इज द फोर्स एक्टेड वेरी शॉर्ट टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए लगने वाला फोर्स इम्पल्स कहलाता है. यही वो कारण है जिस कारण से मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों की यूनिट होती है सेम. दोनों की डेफिनेशन है डिफरेंट बट यूनिट होती है दोनों की सेम, क्योंकि दोनों के ऊपर केवल लगने वाले फोर्स के टाइम का इफेक्ट होता है. एक में टाइम का इफेक्ट ज़्यादा और दूसरे में टाइम का इफेक्ट कम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. दे डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड. ये कहता है कि दो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन ए, कोसाइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन देम. उन दोनों एंगल के बीच में कोसाइन की वैल्यू ग्रेटर होती है साइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल. तो सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट देखते हैं. और ये कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो सबसे पहले दो ऑप्शन यहाँ नेगलेक्ट हो जाएंगे, साइन वाले. तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं. अब ये कहता है क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो हमारा ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा. और यदि हम इस थीटा की वैल्यू को देखें तो थीटा की वैल्यू या तो 0 में लाई करेगी या फिर 90 में लाई करेगी. और 0 यदि हम रख देते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू रख देते हैं तो ए बी हमारा मैक्सिमम आ जाएगा. और 90 रख देते हैं तो ए बी हमारा मिनिमम आ जाएगा. हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं 0. यानी ए और बी के बीच का एंगल यदि 0 होगा तो वही हमारी वैल्यू आएगी. कोसाइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम. Then the option C is correct answer. Cosine of the angle between them. Then the correct option is C. Cosine of the smaller angle between them. A और B के बीच का सबसे छोटा एंगल 0 डिग्री का है. Then the correct answer is option C. नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय.
मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक और दूसरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिनका लेवल काफ़ी अच्छा होगा। इन क्वेश्चनों को भी यदि आप ध्यान से देखो और इनको लगा करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तो इन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके रखा है मैंने। चलिए अब हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं।